हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य प्रबंधन के 50 मुख्य प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाने में ऐसे प्रश्न चुनकर नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो सामान्य प्रबंधन के 50 मुख्य प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। ओहिसो स्टेट नेतृत्व अध्ययन व्यवहार का ध्यान आयाम इस बात को प्रदर्शित करता है कि नेता अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देता है। बिल्कुल सही है। नेता अपने समूह के सदस्यों पर भरोसा करता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेता अपने समूह के सदस्यों की को मित्रवत मानता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर का उपरोक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके द्वारा निर्देशन में किया गया? तो ये मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन रेनसिस लिकर्ट के निर्देशन में किया गया। रेन तो हमारा इसका उत्तर है वाह, रेनसिस लिकर्ट। मैं आपको चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको चारों ऑप्शन पढ़ाऊंगा तो जब आप पेपर देने जाओगे वो अगर वहाँ ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने चारों क्वेश्चन सॉरी चारों ऑप्शन पढ़े होंगे तो आप उसमें भ्रमित होंगे। इसलिए मैं जो इस प्रश्न का आंसर है वही बस पढ़ाऊंगा, बाकी मैंने लिख रखे हैं चारों ऑप्शन। ठीक है, तो मैं आपको केवल उसी ऑप्शन को पढ़ाऊंगा जो इसका आंसर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके द्वारा निर्देशन में किया गया? तो यह है हमारे रेंसिस लिकर्ट के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं शिक्षण संस्थाओं में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है प्रबंध की ये योग्यता। वह है प्रबंध की ये योग्यता। और मैं अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रबंध को 3 अर्थों आर्थिक प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह यह प्रस्तुत किया गया है। इसका आंसर है सा, हरबीसन मायर्स ने। यानी कि प्रबंध को 3 अर्थों में आर्थिक प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में हरबीसन मायर्स ने प्रस्तुत किया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। समाज शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक वर्ग एवं परिस्थिति प्राणी है। प्रबंध एक वर्ग एवं परिस्थिति प्राणी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा प्रबंध कार्य निष्पादन प्रक्रिया में जिन अन्य अवधारणाओं को ध्यान में रखने की बात करता है वह है वैज्ञानिक प्रबंध भी है, प्रणालीगत भी है, निर्णयन एवं नेतृत्व भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि आवासादा चारों इसके आंसर हैं उपरोक्त सभी। सॉरी, आंसर तो लगाना है आपको द नंबर का उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। तो पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक हेनरी फ्योल माने जाते हैं। हेनरी फ्योल। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कर्व के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे। तो प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कर्व के नाम से प्रस्तुत करने वाले हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल। आ नंबर का अपना आंसर है हेनरी फ्योल। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वह है नियोजन। वह है नियोजन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एफ टेलर। एफ टेलर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है
प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रबंध संबंधित है, तो प्रबंध संबंधित है मानवीय व्यवहार से। मानवीय व्यवहार से इसका आंसर है ये मानवीय व्यवहार से। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो निम्नांकित प्रबंधीय कार्यों में नियोजन एवं संगठन कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं। नियोजन एवं संगठन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का मूल आधार है, यानी कि मूल आधार है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का मूल आधार है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। उन सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो कि समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में उक्त परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी अपनी HR बोवेन ने। HR बोवेन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध के ग्राहकों व उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्वों में शामिल नहीं है? चलिए तो इसका आंसर है कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देना। कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देना शामिल नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लेके तथा मोटेन ने किया। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन ब्लेके तथा मोटेन ने किया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है। तो परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली जनतंत्रीय शैली है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें स्वयं एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? तो यह है लोकतंत्रीय शैली स्वयं एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बनाती है तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं। लोकतंत्रीय शैली। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। प्रबंध की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी लुईस एलन ने। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। यह परिभाषा लुईस एलन ने दी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं एफ डब्ल्यू टेलर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है, अधिगम कार्य संतुष्टि प्रदान करती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। द नंबर का उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। इच्छा आवश्यकता संतुष्टि चक्र का सही प्रस्तुतिकरण करें। तो इसका आंसर है सा। पहले हैं इच्छाएं, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जागृत होंगी, उसके बाद उसे आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद वह तनाव में जाएगा, उसके बाद क्रिया करेगा यानी कुछ काम करेगा वह अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। उसके बाद जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसे प्राप्त होगी संतुष्टि। तो इसका यह
प्रस्तुतिकरण सही है, यानी कि सबसे पहले इच्छाएँ होंगी, उसके बाद आवश्यकताएँ होंगी, फिर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति तनाव में जाएगा और जब तनाव में जाएगा तो क्रिया करेगा यानी कार्य करेगा और जब कार्य करेगा तो उससे जो धन अर्जित करेगा, उससे अपनी इच्छाएँ भी पूरी करेगा, आवश्यकताएँ भी पूरी करेगा, तो उसके बाद उसे मिलेगी संतुष्टि। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मास्लो का कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ खतरे में हैं, तो परित्याग किया जाएगा। यानी कि मास्लो ने कहा है कि निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ खतरे में हैं, तो परित्याग तो उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को परित्याग करना चाहिए। यानी कि साधारण भाषा में समझें तो जैसे कि निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ यानी कि आप मोटरसाइकिल खरीदने योग्य हो नहीं और आप सोच रहे हो कि हम कार खरीद लें। तो यानी कि अगर हमारी निम्न स्तरीय यानी कि हम मोटरसाइकिल खरीदने के योग्य भी नहीं हैं, तो हमें उस कार का सपना छोड़ना पड़ेगा यानी कि उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का परित्याग करना पड़ेगा, तभी हमारी निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। इसलिए हमें अगर हमारी निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ खतरे में हैं, तो हमें उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का परित्याग करना चाहिए। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। हर्ज वर्ग की द्विविघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। इसका कारण है विचारधारा की अपनी विशिष्टता, यह भी सही है। निदानात्मक दृष्टिकोण, यह भी सही है। सरलता, यह भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी, इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। हजरबर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। इसका कारण है विचारधारा की अपनी विशिष्टता, निदानात्मक दृष्टिकोण और सरलता। उपरोक्त सभी, इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो यह मान्यता मैकग्रेगर के वाई सिद्धांत की है। वाई सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो यह है वाई सिद्धांत। चलिए, वाई सिद्धांत। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, यह कहलाती है। तो यह कहलाती है पक्ष लक्ष्य विचारधारा। पक्ष लक्ष्य विचारधारा। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। अल्डर्फर ने मोस्लो की विचारधारा को तर्कसंगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की है। वह है आ, पहला है आ से हुआ अस्तित्व की आवश्यकता, यानी कि इंग्लिश में ई एक्सिस्टेंस नीड, यानी कि अस्तित्व की आवश्यकता, एक्सिस्टेंस नीड। अब इसके बाद देखते हैं सा से संबंधता की आवश्यकता, यानी कि रिलेटेडनेस नीड, रिलेटेडनेस नीड। अब देखते हैं वाह से है वर्धन की आवश्यकता, यानी कि जी से ग्रोथ नीड। यानी कि ये तीनों त्रिस्तरीय क्रमबद्धता, यह तीनों दी हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, द नंबर का उपरोक्त सभी। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29। अभिप्रेरणा की समता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें पक्षपात रहित प्रतिफल दे, यह भी सही है। समानता दे, यह भी सही है। न्याय संगत एवं निष्पक्ष व्यवहार दे, यानी कि यह तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है संगठन। यानी कि प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है वह होता है संगठन। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रबंध किए कार्य के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ है। तो यह प्रासंगिक अर्थ है, यह है संगठन करने की प्रक्रिया, संगठन करने की प्रक्रिया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। संगठन प्रबंध किए कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इसके द्वारा कार्य का दोहरावीकरण यानी कि समस्या कार्य को दोबारा नहीं करना पड़ता है, यानी कि दोहरावीकरण। निर्णयन में देरी यानी कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें देरी नहीं होती है। निष्पादन के संबंध में संशय की स्थिति यानी कि अगर कोई निष्पादन करना है तो उसमें संशय नहीं होता है। यानी इसका आंसर होगा, ये तीनों सही हैं तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33। संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है कि विकास एवं प्रशिक्षण का। यानी कि जो संगठन है वह प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है विकास एवं प्रशिक्षण का, विकास एवं प्रशिक्षण का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। अधिकार, सत्ता, निर्णयन, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यह घूमते हैं नेतृत्व के इर्द इर्द गिर्द। नेतृत्व, इसका आंसर है वाह, इर्द नेतृत्व के। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। तो नियोजन के अंतर्गत भविष्य की पूर्व कल्पना भी की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान भी किया जाता है, उपक्रम की जोखिमों एवं संभावनाओं की परख यह भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी द नंबर का उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रबंध की ये स्तर के आधार पर नीतियां हैं। तो प्रबंध के स्तर के आधार पर नीतियां आधारभूत नीतियां भी हैं, सामान्य नीतियां भी हैं, विभागीय नीतियां भी हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, द नंबर का उपरोक्त सभी। क्योंकि प्रबंध की स्तर के आधार पर आधारभूत नीतियां भी हैं, सामान्य नीतियां भी हैं और विभागीय नीतियां भी है, ये तीनों नीतियां हैं। तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। तो वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ ढूंढ जाएं। नियोजन के इस सिद्धांत का अर्थ है कि सीमित घटक का सिद्धांत, यानी कि यह नियोजन के सीमित घटक के सिद्धांत का यह अर्थ है। चलिए सीमित घटक का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रबंध का नियोजन कार्य किया जाता है। तो प्रबंध के नियोजन का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 40। स्कंद विनिमय का कार्य है। तो स्कंद विनिमय का कार्य प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करना यह भी है, विनियोक्ताओं को सुरक्षा यह भी है, प्रतिभूतियों का चुनाव यह भी है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, द नंबर का उपयुक्त सभी, क्योंकि यह तीनों कार्य स्कंद विनिमय विनिमय के हैं। चलिए
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41। जिन प्रतिभूतियों के प्रासंविदे स्कंद विनिमय की अनुमति से संभव होते हैं कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं अग्रिम सुपुर्दगी प्रासंविदा निपटारा। यानी कि जिन प्रतिभूतियों के प्रासंविदे स्कंद विनिमय की अनुमति से संभव होते हैं वह कहलाते हैं अग्रिम सुपुर्दगी प्रासंविदा निपटारा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 42। सेबी की स्थापना हुई थी, तो अपनी सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी। अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43 यानी कि 43। सेबी का उद्देश्य है, तो सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों का संरक्षण करना है, यह भी सेबी का उद्देश्य है। अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण, यानी कि अगर कोई अनुचित तरीके से व्यापार में व्यवहार करता है तो उस पर नियंत्रण, यह भी है। प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन, यह भी सही है। यानी कि इसका आंसर है उपयुक्त सभी। द नंबर का है उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। विपणन के संबंध में असत्य है, तो आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से होता है, तो यह असत्य है। यानी कि आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से है, यह कथन बिल्कुल असत्य है। चलिए तो इसका आंसर हुआ आ। आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से होता है, बाकी अपने सत्य हैं। आज विपणन उपभोक्ता मूलक हो गया, यह सही है। आज आपूर्ति मांग का फलन बन गई है, यह भी सत्य है। विपणन प्रबंध अनिवार्य रूप से मांग प्रबंध हो गया है, यह भी सही है। तो इसका आंसर है आ। आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से होता है, तो इसका आंसर है आ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। विपणन प्रबंध संबंधित होता है, तो विपणन प्रबंध विपणन क्रियाओं के नियोजन से, यह सही है, इससे संबंधित होता है। विपणन क्रियाओं के संगठन से, यह भी सही है, इससे भी संबंधित होता है। विपणन क्रियाओं के निर्देशन व नियंत्रण से, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि द नंबर का उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। विपणन मिश्र के तत्व हैं, तो विपणन मिश्र के तत्व हैं आ एवं व दोनों। यानी कि विपणन मिश्र के तत्व उत्पाद तथा मूल्य हैं और स्थान एवं प्रवर्तन है। यानी कि आ एवं व दोनों है। इसका आंसर है सा, आ एवं व दोनों। यानी कि आ में है उत्पाद तथा मूल्य और व में है स्थान एवं प्रवर्तन, तो यह सभी विपणन मिश्र के तत्व हैं, तो इसका आंसर होगा आ एवं व। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। विपणन मिश्र का स्पर्शनीय तत्व है, तो विपणन मिश्र का विपणन मिश्र का स्पर्शनीय तत्व है उत्पाद। उत्पाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 48। मानसिक कार्य से डॉट 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 है, तो मानसिक कार्य से थकान होती है। मानसिक कार्य से थकान होती है, यानी कि अगर आपको कोई कार्य करना हो और आपका मन ना हो कि हाँ हमें ये काम कार्य करना है, जैसे कि आप पढ़ने बैठे हो, आपका मन नहीं है, नहीं लग रहा है कि हम मैच खेलने जाएं, हमें पढ़ना नहीं है, तो जो मानसिक कार्य से थकान होती है। चलिए इसका आंसर है आ, थकान होती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। उत्पाद में शामिल होती है, तो उत्पाद में वस्तु भी शामिल होती है, सेवा भी शामिल होती है और विचार भी शामिल होते हैं, तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। चलिए तो प्रश्न नंबर 50 है, ब्रांड निर्धारित करने का आधार है, तो ब्रांड निर्धारित
करने का आधार विशिष्ट नाम भी है, उत्पादक का नाम भी है यानी कि जो उत्पादक है उसका भी नाम है, विशिष्ट चिन्ह भी है। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी और इस प्रकार हमने पूरे सामान्य प्रबंधन के पूरे 50 प्रश्न देखे और ये सभी प्रश्न मोस्ट प्रश्न हैं जो मैंने खुद स्वयं मेहनत करके आप लोगों के लिए चुन-चुन के बनाए हैं और पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए भाइयों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करें कि हमें पीडीएफ उपलब्ध कराएँ तो मैं इस वीडियो की पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूँगा। चलिए धन्यवाद।